और बच्चा पार्टी कैसे हो? तो बेटा, आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वाली लेक्चर मैंने एक पहले भी बनाई थी, तो उसी की कंटिन्यूटी में ये सेकंड लेक्चर बना रहा हूँ। तो आज हम एलिवेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो बड़े ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर पवन सिंह, और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल फिजिक्स ज्ञानम। ठीक है, याद रखना, ज्ञानम। तो शुरू करते हैं। तो बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और स्पेशली ये जो एलिवेटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए तीन चार टॉपिक्स जो हैं वो आपको आने बड़े ज़रूरी हैं। वो कौन से हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो न्यूटन्स लॉ ही है कि न्यूटन्स लॉ आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं, सारा आपको पता होना चाहिए। सेकंड है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, नॉन इनर्शियल किसे कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसे बोलते हैं। तो इस पे भी मैंने लेक्चर बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो आपने पहले वो देखना है, वो पता चल जाएगा, फिर ही आपको समझ में आएगा। तो थर्ड वन है स्यूडो फोर्स। ठीक है ना, स्यूडो फोर्स क्या होती है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे लगती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सारा डिटेल में मैंने इसके बारे में भी एक लेक्चर बनाया है। आपने वो देख लेना। अगर आपको मालूम है तो फिर आप ये लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो फोर्थ वन है एफ बी डी। एफ बी डी का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये चार चीज़ें अगर आपको आती हैं, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जिस बॉडी को हमने कंसीडर करके न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, ठीक है ना, तो वो बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो सारा देखना। ठीक है, फोर्सेस की डायरेक्शन डिसाइड करना। ठीक है ना, उसे फ्री बॉडी डायग्राम हम बोल देते हैं। तो बच्चों, ये चार चीज़ें जो है अगर आपको आती हैं अच्छी तरह से, तो आप ये न्यूमेरिकल जो है आराम से निकाल लोगे, और आज हम जो करेंगे वो भी आपको पूरा समझ में आएगा। तो बेटा शुरू करते हैं फिर। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि एक एलिवेटर है, उसमें एक पेंडुलम सस्पेंडेड है। ये पेंडुलम का जो बॉब है, इसका मास 50 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो ये जो लिफ्ट है ये अपर डायरेक्शन में जा रही है विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन के साथ। तो ये पूछा गया है कि टेंशन पता करो कि इसकी स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन हमने आज निकालना है सबसे पहले। तो जब भी एलिवेटर के क्वेश्चन निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो भाई, जब भी कोई ऑब्जर्वेशन करती है हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तभी हम मेजरमेंट सही तरीके से कर पाएंगे। और जब भी एलिवेटर वाले क्वेश्चन आएंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहाँ पे फिक्स करेंगे, एलिवेटर के अंदर फिक्स करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है जहाँ पे खड़े होके हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, जहाँ पे खड़े होके हमने सिचुएशन को देखना है। तो हम एलिवेटर के अंदर जाके सिचुएशन को देखेंगे। ठीक है, तो जब हम एलिवेटर के अंदर चले जाएंगे, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलिवेटर के अंदर चला जाएगा, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एक्सेलेरेशन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, जितनी लिफ्ट में है। लिफ्ट में कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हमें पता ही है कि जब कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलेरेशन होती है, जो एक्सेलरेटेड होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या करेक्टरिस्टिक होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक ये होती है कि जब उसमें से
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलेरेशन आती है, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन आती है, क्यों आती है? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलेरेशन कारण आती है। तो उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन आती है इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि अब हम इसके अंदर से इस पेंडुलम को देखेंगे, इस बॉब में भी एक एक्सेलेरेशन आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि एक्सेलेरेशन आएगी, यानी कि इस पे फोर्स लगेगी, और वो जो फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कारण लगती है। तो वो किसके इक्वल होती है? वो होती है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो इतनी स्यूडो फोर्स जो लगेगी बॉब पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी बॉडी को देखेंगे तो उस पर सूडो फोर्स लगेगी। तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? जिस डायरेक्शन में लिफ्ट मूव कर रही है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एलिवेटर जो है अपर डायरेक्शन को जा रहा है, तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और कौन सी फोर्स इस पे लगेगी? इस पे लगेगा एक वेट। इसका वेट जो अर्थ इसे खींचेगा अपनी ओर, अर्थ इस बॉब पे कितनी फोर्स लगाएगा? जितना इसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और थर्ड फोर्स कौन सी लगेगी? टेंशन लगेगी, ठीक है। तो बेटा ये हमने बना लिया, ठीक। तो इसमें क्या क्या यूज हो गया? एक तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट यूज हुआ, एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज हुआ, और ये हमने इसकी एफबीडी बना ली। देखो इसे एफबीडी बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है कि यहाँ पे हमें डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, एलिमेंट जो सिलेक्ट किया है, ये बॉब, इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है। तो जिस तरह अब हमें पता ही है कि इसके अंदर से जब हम इसे देखेंगे, बॉब को देखेंगे, ये तो रेस्ट में ही लगेगा क्योंकि ये यहाँ से अटैच है। रेस्ट में लगेगा का मतलब है कि टोटल फोर्स जो इस पे लगेगी वो कितनी होगी? जीरो होगी, नेट फोर्स जीरो होगी, ठीक है। तो लगा दो फिर, नेट फोर्स कितनी आएगी इस पे? न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, टी माइनस अपर डायरेक्शन में टी फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी लग रही है? एक तो mg लग रही है और एक ma लग रही है, इज इक्वल टू जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो t किसके इक्वल आ जाएगा? m इंटू जी प्लस ए आ जाएगा। तो कितना हो गया ये? m कितना होता है? कितना दिया है? 50 ग्राम। इसको केजी में चेंज करो। बेटा ग्राम को किलोग्राम में चेंज कैसे करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो मालूम है ना, इतना तो मालूम ही होगा, ठीक है। तो 50 को 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। अगर तो बेटा न्यूमेरिकल में दिया हो कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड लेके चलो, तब तो हम इतनी ले लेते हैं, इतनी ही लेंगे। मगर अगर नहीं दी हुई जी की वैल्यू तो हम 10 ले लेते हैं, क्योंकि 10 लेके कैलकुलेशन क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है। और एक्सेलेरेशन कितनी दी हुई है लिफ्ट की? इतनी ही एक्सेलेरेशन बॉडी में आ जाएगी। कितनी दी है? 2 है, 2 आएगी। तो इसे सॉल्व कर लो। ये क्या आ गया? ये एक जीरो कैंसिल होगी, 5/100 आ गया। ये कितना आ गया? 12 आ गया। ये आ गया 60/100, ठीक है। इससे एक जीरो कैंसिल होगी, 6/10 कितना होता है? 0.6 न्यूटन। सो इतनी टेंशन इसमें प्रोड्यूस होगी। तो आपको लग गया समझ? आगे समझ कैसे किया मैंने? सबसे पहले हमने इस पे फोर्सेस निकालनी कौन कौन सी लगती हैं, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के, ठीक है, हमने फिर ये इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली, और यहाँ से हमने टेंशन को फिर निकाल लिया जैसे हम करते ही हैं। तो आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आती है तो उसे डाउट आता है दिमाग में तो उसे आपने जरूर पूछना है, ठीक है ना। कमेंट में लिख के जरूर पूछना है, क्योंकि जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा आप आगे न्यूमेरिकल्स जो है उनको जब सॉल्व करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो डाउट जो है वो माइंड में नहीं रहने देना। आगे बात समझ में? बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब मैं आपको ऐसे ही एक न्यूमेरिकल देता हूँ घर से करने को, सेम इसी तरह का है। यही सिचुएशन है सारी कि बॉब का मास जो है 50 ग्राम है। अब एक्सेलेरेशन जो लिफ्ट की है अपर डायरेक्शन में नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितनी एक्सेलेरेशन है? 2 मीटर पर सेकेंड की, ठीक। इसमें भी सेम यही है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन एलिवेटर की है जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो इसे निकालना, सॉल्व करना और कमेंट में मुझे इसका आंसर लिख के बताना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एक, अगर ये आपको समझ लग गया तो इसका कंसेप्ट लेके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज हम सारे एलिवेटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक एलिवेटर मैंने कंसीडर की है, इसकी ऊपर जो सीलिंग है, रूफ है, उसे मैंने एक स्प्रिंग टाई कर दिया है और स्प्रिंग के नीचे एक बॉब लगा है। ठीक है ना, बॉब का जो मास है वो मान लेते हैं, इसका मास जो है वो 2 kg है, 2 kg का मास है। ठीक, ये जो लिफ्ट है मान लेते हैं कि अपर डायरेक्शन में जा रही है विद एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सटेंशन, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन आएगी, ये क्वेश्चन है। तो बेटा जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करना है, वही स्टेप हमने फॉलो करने हैं। तो पिछले प्रॉब्लम में हमने कौन सा क्या किया था कि सबसे पहला स्टेप यही था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उठा के हमने कहाँ पे ले जाना है, लिफ्ट के अंदर ले जाना है। सो जब लिफ्ट के अंदर ले जाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो वहां से जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इसको ब्लॉक को देखेंगे, तो हमें कौन कौन सा फोर्सेस इस पे लगती दिखाई देगी। एक तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, एम जी, एम क्या है 2 kg, और क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगी। मैंने बताया था ना अभी आपको कि जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उस पर क्या लगेगी, सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, जिस डायरेक्शन में एलिवेटर यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ये अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट है तो सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितनी लगती है हमें मालूम ही है, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो इसका दिया ही है 2 kg, एक्सेलरेशन कितनी लेंगे, जितनी एलिवेटर की एक्सेलरेशन है उतनी लेंगे, क्योंकि इसमें ये जो बॉडी है वो हमें एक्सेलरेटेड बॉडी दिखाई देगी जब हम लिफ्ट के अंदर से देखेंगे, और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें भी एक्सेलरेशन आ जाएगी कितनी, 1.2 मीटर पर सेकंड के। तो इसे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई 1.2 से, तो ये बन गई इतनी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगी। ठीक है, तो और क्या लगेगा इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखो कि जब अंदर से हम देखेंगे, अगर बाहर खड़े होकर देखेंगे तब तो हमें ये सिस्टम ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, अगर हम इसके अंदर से ही देखेंगे इसे तब ये हमें स्टेशनरी दिखाई देगा। तो कोई भी बॉडी स्टेशनरी कब होती है, जब नेट फोर्स उस पे क्या हो, जीरो हो। तो नेट फोर्स क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रही है, एम इंटू 1.2 माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू का क्या आ जाएगी, एम क्या है, मास कितना दिया हुआ है 2 kg, ये 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इंटू 10 से जी की वैल्यू, ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बन गया, ये बन गया 2.4, और ये कितना बना 20, ये बना 22.4 न्यूटन बन गया। ठीक है, इतनी रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस पे लगेगी, स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगी जो ब्लॉक पे लगेगी। तो हमें मालूम ही है कि इफ x is the extension, if x is the extension in the spring, if x is the extension in the spring, then रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होती है, माइनस के इंटू एक्स। के क्या है इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे एक बात बताने में भूल गया था क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में आपको इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट भी दी हुई है, ये 100 के इक्वल दी हुई है। ठीक है ना, किसके इक्वल दी है, 100 न्यूटन पर मीटर। सो वैल्यूज भर दो आप, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ओवर के। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, नेगेटिव साइन तो सिर्फ यही शो कर रहा है बेटा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है टू द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जिस डायरेक्शन में हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है।
ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रही है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रिस्टोरिंग फोर्स कितनी हमने फाइंड आउट की है 22.4, और ये कितना है 100 है के की वैल्यू, तो हमारे पास आ गई 0.224 मीटर आ गई, ये एक्सटेंशन आ गई। ठीक है, तो इतनी एक्सटेंशन होगी स्प्रिंग में जब लिफ्ट 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपर डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरह से बेटा हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। आया समझ में, पक्का? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अगर ये आपको सारा समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक एक बात आपको जो है वो पल्ले पड़ रही है। तो बेटा बड़े ध्यान से देखनी है हर बात, ठीक है? कोई भी आपको कंसेप्ट यहाँ पे कि मैंने ये कैसे लिखा है, अगर नहीं आपको पता लगता आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि एलिवेटर से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन करने हैं हमने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एलिवेटर से रिलेटेड ही है, अप्रोच हमारी सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखो, अब मैं रेड कलर से बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पता लग जाएगा हमें। ये टीचिंग को थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं, रेड कलर से इसे बनाएंगे। ये हमारी एलिवेटर बन गई है बेटा। इसमें देखो, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस मालूम है ना आपको, जिसकी हेल्प से हम किसी का वेट जो है वो मेजर कर सकते हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस है। इसके नीचे ये एक पुली है, पुली पे दो ब्लॉक्स जो हैं वो ऐसे हमने हैंग कर रखी हैं, एक 1.5 kg का है, दूसरा 3 kg का है, ठीक है ना? एक 1.5 kg का है, दूसरा 3 kg का है। लिफ्ट जो है ये G/4 एक्सेलरेशन से अपर डायरेक्शन में जा रही है, अपर डायरेक्शन में G/4 एक्सेलरेशन से जा रही है। क्वेश्चन ये है कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसकी रीडिंग क्या होगी, ये कितना वेट मेजर करेगा, ये सारे सिस्टम का कितना वेट मेजर करेगा, ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रीडिंग, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। तो ये क्वेश्चन हमने अब करना है, ठीक? तो बेटा इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है कि जैसे देखो, टेंशन तो इसमें लगेगी ही अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो टेंशन तो लगेगी ही, क्योंकि हमें मालूम है कि ब्लॉक थ्रेड को नीचे को खींचेगा और थ्रेड जो है ब्लॉक को ऊपर को खींचेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ऊपर को थ्रेड कितनी फोर्स से खींचती है उसे हम टेंशन बोल देते हैं, ये टेंशन लगेगी। तो इस हुक पे, ये जो स्प्रिंग बैलेंस की हुक है, इस पे कितनी फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो लगेगी जितनी ये टेंशन लग रही है इनके सम के इक्वल। तो यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी, 2T फोर्स लगेगी इस हुक पे जो इसे नीचे की ओर खींच रही है। तो जितनी ये फोर्स लग रही है उतनी ही मेजरमेंट ऊपर जो है वो हुक देगा, ठीक है ना? जैसे आपको मालूम ही है कि जब हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, ये वेइंग मशीन है मान लो, तो ये जो पर्सन है ये इसके सरफेस पे फोर्स लगाता है, कितनी लगाता है, जितना इसका वेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो सरफेस है ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है इस पर्सन पे, और वो जो ये सरफेस लगा रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पर्सन पे, उसे हम रिएक्शन बोल देते हैं। और ये रिएक्शन है जिसे कि ये वेइंग मशीन मेजर करती है, ठीक है ना? वेइंग मशीन जो है वो सरफेस का रिएक्शन हमें मेजर करके बताती है, उस वो किसके इक्वल आ जाता है, वेट ऑफ द पर्सन के इक्वल आ जाता है, हम बोल देते हैं इतना वेट है पर्सन का। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, जैसे ये बेटा देखो 2T फोर्स लगाएगी इस हुक पे, फिर हुक भी इस पे लगाएगी, तो हुक जितना फोर्स लगाएगी उतना ये मेजरमेंट यहाँ पे देगा, रीडिंग देगा। तो यानी कि जितनी ये फोर्स लगा रहा है, ये 2T टेंशन लग रही है, ये दोनों ब्लॉक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, उतनी ही रीडिंग इस ये मेजर करेगा, उतनी ही रीडिंग ये स्प्रिंग बैलेंस हमें देगा। तो हमने इसमें बेसिकली क्या मेजर करना है, टेंशन मेजर करनी है, और टेंशन को डबल कर देना है, तो वो हमें क्या बता देगा, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बता देगा, ठीक है? सो ये करना है हमें।
तो फिर ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था कि पहला स्टेप क्या है कि हमने लिफ्ट के अंदर चले जाना है, एलिवेटर के अंदर चले जाना है। तो हम इसके अंदर चले गए। अब ठीक है, अंदर जाके क्या करना है, फिर सो नहीं जाना, इसको देखना है। ठीक है ना। यहाँ से हम देखेंगे कि इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आती है, स्यूडो फोर्स लगती है उसमें। तो स्यूडो फोर्स कितनी लगती है, जितना बॉडी का मास है इनटू जितनी उस इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन हो। ठीक है, इतनी स्यूडो फोर्स लगती है। किस डायरेक्शन में लगती है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अब ये बताओ कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट है, बताओ मुझे देख के। नहीं पता लग रहा। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है अपर डायरेक्शन में। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, फिर अपवर्ड का अपोजिट क्या होता है, डाउनवर्ड। तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इधर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। कौन सी लगेगी, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स किसके इक्वल होती है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस ब्लॉक का मास कितना है, 1.5 है। एक्सेलरेशन कितनी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, g/4 है। तो इतनी सूडो फोर्स लगेगी इधर। इधर कितनी लगेगी, इधर लगेगी 3 इंटू g/4, इतनी सूडो फोर्स लगेगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग गई, फिर ये जो 1.5 kg वाला ब्लॉक है इस पे एक वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये सूडो फोर्स लगेगी। और अपर डायरेक्शन में क्या लगेगी, टेंशन लगेगी। सो हम फ्री बॉडी डायग्राम पहले इस ब्लॉक की लिख लेते हैं। मान लो ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। सो एफबीडी में लिखता हूं फॉर ए ब्लॉक, एफबीडी फॉर ए ब्लॉक। एफबीडी फॉर ए ब्लॉक हमने यहाँ पे देखनी है। अब इसे देखो और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो क्या आएगी। अब देखो 3 किलो, ये 3 kg वाला जो ब्लॉक है ये हैवी है, ये लाइट है। तो ये किस किस तरफ को रोटेट करेगी, ये सिस्टम किस तरफ को जाएगा, किस तरफ को मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। ये हैवी ब्लॉक नीचे को आएगा, लाइट ब्लॉक ऊपर को जाएगा। मान लेते हैं ये किस एक्सेलरेशन से मूव करता है, ए एक्सेलरेशन से। यानी ए एक्सेलरेशन से ये वाला ए ब्लॉक ऊपर को जाएगा, बी ब्लॉक इधर को आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो अब लगाओ यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो ए ब्लॉक की। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो ब्लॉक है ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है। ए ब्लॉक लाइट है ना, ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ये अपर डायरेक्शन में जाएगा तो ऊपर वाली फोर्स में से डाउनवर्ड फोर्सेस निकालनी है। तो ऊपर क्या है, टी है, नीचे क्या है, -mg, और क्या है 1.5 g/4। किसके इक्वल आएगा, जितनी इस पे फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, जितना इसका मास है इंटू जितनी इसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितनी मानी है हमने, ए मान ली है। ठीक है ना, इतनी एक्सेलरेशन है इसमें। तो क्या बन गया, इसको t माइनस एम कितना दिया है, 1.5g। ठीक है ना, -1.5g/4 इज इक्वल टू m इंटू ए आ गया। ये कितना आ जाएगा, ये देखो एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया। ये कितना आ गया, 6g आ गया। ये -1.5g आ गया इज इक्वल टू एम ए आ गया। ये कितना आ गया, 7.5g आ गया ओवर 4 इज इक्वल टू एम ए। तो बेटा कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैथ मेरा काफ़ी स्ट्रांग है, पर फिर भी कभी कभी गलती हो ही जाती है। तो आपने देख लेना है कैलकुलेशन कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तो अगर हुई हो तो ठीक कर लेनी है। तो ये आ गया हमारे पास, इसे हम 1 नंबर इक्वेशन लिख लेते हैं। अब ऐसे ही एफबीडी सेकंड बॉडी की बनानी है। देखो बी ब्लॉक है ना, इसकी एफबीडी बनानी है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये बी ब्लॉक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इसका वेट एक्ट करेगा और सूडो फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, 3g/4। अपर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, टेंशन जाएगी। अब ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है विद एक्सेलरेशन ए। हमने मान लिया, जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें कोई बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं थी, स्टेशनरी थे, मगर ये मूव कर रहे हैं इसलिए एक्सेलरेशन इनमें होगी। कितनी होगी, ए एक्सेलरेशन होगी, मान लिया हमने। तो ये क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए डाउनवर्ड फोर्सेस में से अपवर्ड फोर्सेस माइनस करेंगे। ये आ गया mg प्लस 3g/4, ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स है, माइनस अपवर्ड फोर्स कितनी आएगी, t इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। भर दो इसमें, मास कितना है, 3 है, 3g प्लस 3g/4 माइनस t इज इक्वल टू 3 इंटू ए आ गया। ये कितना आ गया, 12g प्लस 3g ओवर 4 माइनस t इज इक्वल टू 3a। ये कितना आ गया, 15g
ओवर 4 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, ये 2 नंबर इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो अब, क्योंकि इनको सॉल्व करना है हमने। तो ऐड करो, टी टी कैंसिल हो जाएगा। देखो टी यहाँ पे पॉजिटिव है, टी यहाँ पे नेगेटिव है, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा 15g/4 माइनस 7.5g/4 इज इक्वल टू, देखो क्या आया, एम ए है। एम कितना है? ये ए ब्लॉक का, मैंने एम की वैल्यू यहाँ पे नहीं भरी, आपने भर लेनी है। एम की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1.5 है, तो 1.5 आ जाएगा। 1.5 प्लस 3a कितना बन गया? 3a प्लस 1.5 कितना बन गया? 4.5। हाँ, तो बेटा इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 4 एलसीएम आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 15g माइनस 7.5g इज इक्वल टू 4.5a। सो 15g में से 7.5g गए, कितना आ जाएगा? देखो करके देखो, ये आएगा 7.5g/4 इज इक्वल टू 4.5a। तो देखो ठीक आया ना? कैलकुलेशन चेक कर लेनी है आपने। सो यहाँ से हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है। सो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल आ जाएगी? 7.5, जी की वैल्यू भर दो 10 और नीचे 4 इंटू 4.5 आ जाएगी। ये देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ गया 750, नीचे क्या आ गया? 170। 170 नहीं, 180 आएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इससे ये कैंसिल हो गया और देखो क्या कैंसिल होता है, ये आ गया 75/18 आ गया। कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है ना? 7.5g/4 इज इक्वल टू 4.5a। ए किसके इक्वल आ गया? 4.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 7.5 ये कितना बन गया? 750। ये कितना बन जाएगा? 180 हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एक्सेलेरेशन आ गई बेटा। अभी एक्सेलेरेशन की वैल्यू या तो आप 1 नंबर में भर सकते हो, 2 नंबर में भर सकते हो। सो हम 2 नंबर इक्वेशन में ए की वैल्यू भर देंगे, तो देखो क्या मिलेगा। तो भर दो फिर 2 नंबर इक्वेशन में ए की वैल्यू। तो हमारे पास आ गया 15g/4 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू 75/18 आ गया। ए की वैल्यू भर दी हमने, ये आ गया 6, कैंसिल हो गया इससे। सो माइनस टी किसके इक्वल आएगा? ये वाली टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी। यहाँ हमारे पास आ गया 75/6 माइनस 15g/4 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अभी हमने। तो ये 24, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करो, 300 आ गया। माइनस इससे 6 से मल्टीप्लाई करो, ये 90 आ गया। साथ में जी है तो 10, जी की वैल्यू भर दी। ये कितना आ गया? ये आ गया 300 माइनस 900/24। कितना आ जाएगा? ये आ गया माइनस 600/24। ये कितना आ जाएगा? 12 आ गया। ये 300 आ गया, ये 6 गया, ये 150 आ गया, ये 2 आ गया, ये 550 आ गया, 25 आ गया। ठीक है ना? सो टी की वैल्यू, माइनस टी की वैल्यू क्या आ गई? -25। ये कैंसिल हो गया। टी किसके इक्वल आ गया? 25 न्यूटन आ गया। तो बेटा ये चेक कर लेना है कि मैंने ठीक किया या नहीं। कर लेते हैं चेक। 2 से पहले हमने ये कैंसिल किया, 12 आ गया, या 300 आ गया, फिर 2 से कैंसिल किया, या 150 आ गया, फिर 2 से कैंसिल किया, 3 से कैंसिल किया फिर हमने, तो फिर 2 से। ठीक है, ठीक आया। सो टेंशन कितनी आ गई? 25 न्यूटन आ गई। सो अब देखो रीडिंग कितनी है, मैंने पहले बताया 2T के इक्वल है रीडिंग इसकी वेइंग मशीन की। 2T के इक्वल क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया पहले। सो टेंशन अगर 25 न्यूटन आई तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या आएगी वो लिख देंगे हम। सो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज कितनी होगी? 2T, यानी 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50 न्यूटन। इतनी रीडिंग होगी। अगर इसे किलोग्राम में लिखना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, जी से डिवाइड कर देंगे। सो क्या आ जाएगा? 5 kg भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलिवेटर का। आज हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं।
तो हमें काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि क्या करते हैं हम इसमें। ये देखो एक एलिवेटर है, एलिवेटर है ये, तो ये भी मूव करेगा। मान लेते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। मान लेते हैं कितनी एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है ना, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये देखो मैंने इंक्लाइंड प्लेन बना दिया है। इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है। इस पे एक ब्लॉक पड़ा है जिसका मास कितना है, एम है, ठीक। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका जो बेस है, इसकी लेंथ कैपिटल एल दे रखी है। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक कितना टाइम लगाएगा ऊपर से नीचे आने में, यानी कि ए पॉइंट से टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन टू बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन तक आने में, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, टाइम निकालना है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको मैंने इतने क्वेश्चन करवाए हैं, आइडिया आ गया होगा आपने कि कैसे करना है। सेम उसी तरह से हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इसके अंदर ले जाना है, यानी कि लिफ्ट के अंदर से जाके सारा सिस्टम देखना है। तो मैंने जैसे बताया था कि ब्लॉक को मूव कराना है तो ब्लॉक को कंसीडर करेंगे हम एलिमेंट, तो फिर इस पे देखेंगे कौन कौन सी फोर्स लगेगी। तो इस पे देखो कौन कौन सी फोर्स लगती है। एक तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट करेगा, अर्थ इसे इस फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी। तो फिर सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगी, ठीक है ना। एक तो इस पे ब्लॉक पे अर्थ लगाएगी इसके वेट के इक्वल फोर्स, दूसरा ये सरफेस लगाएगा नॉर्मल इसके ऊपर। और कौन सी फोर्स लगेगी बेटा, सूडो फोर्स लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी पे सूडो फोर्स लगती है जब हम उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं। वो किस डायरेक्शन में लगेगी, जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। जैसे एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में है तो जो सूडो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इस पे कितनी लगेगी, अभी मैंने आपको बताया था जितना मास ऑफ है बॉडी इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कितनी एक्सेलेरेशन है, ए एक्सेलेरेशन, इतनी लगेगी, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, ये नॉर्मल है, इसे मैंने सीधा ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, ठीक है, यस पता है आपको, थीटा होगा। अब रिजॉल्व करना है हमने, किसे रिजॉल्व करना है, ये रिस्टोरिंग फोर्स एम ए, रिस्टोरिंग फोर्स सॉरी बोल दिया मैंने, सूडो फोर्स एम ए और वेट एम जी को रिजॉल्व करना है। तो अब इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट देखने हैं इसके। तो इस डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट कौन सा आएगा, एम जी साइन थीटा। इसी तरह से सूडो फोर्स का कौन सा आएगा, एम ए साइन थीटा। तो बेटा ये दो फोर्सेस हैं जो इसे ऊपर से नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो वहां से हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो इसकी, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा, एम इंटू ए डैश। ए डैश क्या है, जितनी इसमें एक्सेलेरेशन पैदा होगी, ठीक है ना, ये दो फोर्सेस लगेंगी इसे नीचे को लेके आएंगी तो उसमें एक्सेलेरेशन पैदा होगी ना। तो कितनी एक्सेलेरेशन पैदा होगी, मान ली हमने ए डैश पैदा होगी, तो नेट फोर्स किसके इक्वल आएगी, मास इंटू जितनी एक्सेलेरेशन पैदा हुई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने एम साइन थीटा कॉमन है बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, ए प्लस जी इज इक्वल टू एम इंटू ए डैश। ये देखो एम से एम कैंसिल हो गया, ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस जी साइन थीटा आ गया। ये आ गई ए डैश की वैल्यू, जितनी एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर से नीचे को आएगी। अब ये बॉडी देखो ए से लेके बी तक आएगी, ये ए बी जो लेंथ है ये कितनी है, ये हमने पता करना है। यानी कि ये बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना ये वाली लेंथ है,
इंक्लाइन प्लेन की, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जो हाइपोटेन्यूज टाइप साइड है ना इसकी इंक्लाइन प्लेन की, ये कितनी लंबी है, इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा ये ब्लॉक, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली ट्रायंगल देख लेनी है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सी, इसका नेम एम रख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट एम रख लेते हैं, बी एम ए। अब देखो बेस दिया हुआ है, बेस किस में आता है, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा कितना हो गया, बेस कितना दिया एल, हाइपोटेन्यूज कितनी है ए बी। तो ए बी किसके इक्वल आ गई, एल ओवर कॉस थीटा। सो इतना डिस्टेंस जो है वो बॉडी मूव करेगी इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। देखो हमने डिस्टेंस भी पता कर लिया, डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में बेटा मूव करती है ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस भी सेम होता है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। तो इसलिए ये देखो स्ट्रेट लाइन ही है ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई भी आप यूज़ कर सकते हो प्रोनाउंसिएशन। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, एल ओवर कॉस थीटा आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गई, एक्सेलेरेशन भी आ गई, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, क्योंकि इसने यहाँ से शुरू करना है मूव करना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, टाइम निकालना है तो यूज़ कर लो रिलेशन, कौन सा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो क्या आ जाएगा, एस कितना है, एल ओवर कॉस थीटा हमें हमने अभी निकाला था, यू कितना है जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए कितना है, ए डैश है, ए डैश मानी है ना हमने इसकी एक्सेलेरेशन। तो ए डैश की वैल्यू कितनी निकली थी, ए प्लस जी साइन थीटा, ए प्लस जी साइन थीटा, ये टी स्क्र हो गया। सारी टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, सारी टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ से मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो सारी टर्म यानी ये वाली जो टर्म है इसे दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी तरफ ले जाओ। तो टी स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2l ओवर ए प्लस जी साइन थीटा कॉस थीटा। तो टी किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2l ओवर ए प्लस जी साइन थीटा कॉस थीटा। सो बेटा इस तरह से हमने टाइम निकाल लिया कि ये ब्लॉक जो है ऊपर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लेगा, ठीक है बेटा। सो आज हमने क्वेश्चन किए हैं, आपको समझ लग गए पक्का, लो बहुत बढ़िया। अब हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एलिवेटर से रिलेटेड हो गई, फिर पुली से रिलेटेड करेंगे, फिर देखेंगे कि और क्या बचता है और क्या हमारा रह गया, फिर वो करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, आपने बड़ी पेशेंस से ये लेक्चर देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।